नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्पात को नॉर्मलाइज करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करना, मशीनन योग्यता में सुधार करना, स्टील को मुलायम करना, चिमड़ता बढ़ाना और भंगुरता कम करना। तो देखिए, स्टील को नॉर्मलाइजिंग करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम लोग उसमें जो उत्पन्न प्रतिबलों को दूर करना है, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रेस रहता है उसी को हम लोग दूर करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि इस्पात खंडों तथा ढलजों के आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग क्रिया की जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः निम्न व मध्यम कार्बन इस्पात व मिश्र धातु इस्पात के रेशों को सुधारने के लिए भी किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन स्टील के एक टुकड़े को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। इसे इस तापमान पर कुछ घंटों तक रखा जाता है। इसके लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि प्रयोग में लाई गई है? ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, हार्डनिंग, अनीलिंग। तो देखिए कि यहाँ पे जब कार्बन स्टील के एक टुकड़े को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर गर्म करते हैं और कुछ घंटों तक उसे रखते हैं इसी तापमान पर, तो यह हमारा जो विधि होता है ये हमारा अनीलिंग प्रोसेस कहलाता है। अनीलिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न कार्बन स्टील को उसके क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके तथा कुछ समय तक उसी तापमान पर रोककर धीरे धीरे भट्ठी में ही ठंडा किया जाए, तो इस ऊष्मा उपचार की विधि को हम लोग अनीलिंग कहते हैं। ऊष्मा उपचार की इस विधि का प्रयोग हम लोग इस्पात को मृदु बनाने में करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के बाद एक अवयव के क्रैक हो जाने का संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है इसे लंबे समय तक गर्म किया गया था, इसे गर्म करने से पहले सही सतह से साफ नहीं किया गया था, इसे ब्रांड में तुरंत ठंडा किया गया था, इसे हवा में धीरे धीरे ठंडा किया गया था। तो देखिए, हीट ट्रीटमेंट के बाद एक अवयव के क्रैक हो जाने का जो संभावित कारण होता है, इसका यही कारण हो सकता है कि इसे ब्रांड में तुरंत ठंडा किया गया था, जिसके कारण इसमें क्रैक उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हीट ट्रीटमेंट के बाद अवयव के क्रैक होने का संभावित कारण ब्रांड में तुरंत ठंडा किया जाना है। इसका संभावना को कम करने के लिए इस संभावना को कम करने के लिए हम लोग ऊष्मा उपचार किए जाने वाले पार्ट को तेल में हम लोग क्विंच करते हैं, तो तेल में क्विंचिंग करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग एक विधि है जिससे सरफेस की ऊपरी सतह को हार्ड ही बनाया जाता है। निम्न में से किस पर केस हार्डनिंग करते हैं? देखिए, जो हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं यह हम लोग निम्न कार्बन स्टील पर केस हार्डनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। केस हार्डनिंग ऊष्मा उपचार की एक विधि है जिसका प्रयोग निम्न कार्बन स्टील की बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन एक हार्डनिंग एजेंट है, इसलिए निम्न कार्बन स्टील को हार्ड करने से पहले उस पर किसी भी विधि द्वारा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। केस हार्डनिंग में किसी कार्बनमय धातु को क्रांतिक तापमान पर गर्म किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हार्ड किए हुए टूल से आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है केस हार्डनिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो देखिए, हार्ड किए हुए टूल के आंतरिक प्रतिरोध को दूर करने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज की जाती है वह प्रोसेस टेम्परिंग कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेम्परिंग। हार्डनिंग के पश्चात टेम्परिंग या पायनीकरण, या इसी को हम लोग टेम्परिंग को हम लोग पायनीकरण बोलते हैं, एक आवश्यक क्रिया है। कठोरीकृत इस्पात इस क्रिया के पश्चात ही विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोगी बनता है। टेम्परिंग क्रिया से इस्पात में मार्टेनसाइट की मात्रा कम हो जाती है और उसके आंतरिक प्रतिबल में पर्याप्त कमी होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप इस्पात की तन्यता तथा चिमड़पन में वृद्धि हो जाती है। छठा क्वेश्चन है कि स्टील में टफनेस बढ़ाना और भंगुरता कम करने वाली ऊष्मा उपचार विधि को क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपको टफनेस बढ़ाना हो और भंगुरता को कम करना हो तो हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वह प्रोसेस हमारा रहता है पायनीकरण, यानी कि टेम्परिंग रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे वही लिखा है कि इस्पात को हार्डनिंग के पश्चात टेम्परिंग एक आवश्यक क्रिया है।
कठोरित इस्पात इस क्रिया के पश्चात अपनी डक्टिलिटी तथा टफनेस में पर्याप्त वृद्धि करता है। 7वां क्वेश्चन है कि सारणी की किस विधि में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोराइजिंग, अमोनाइजिंग। देखिए अमोनिया गैस का जिसमें प्रयोग किया जाता है वह हमारा नाइट्राइडिंग रहता है। नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सारणी में क्या होता है, एक नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है। नाइट्राइडिंग प्रोसेस के सारणी का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया गैस का यूज करते हैं। तो नाइट्राइडिंग जो है, तो नाइट्राइडिंग प्रक्रम में इस्पात को अमोनिया गैस के वातावरण में 480 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है। इस तापमान पर अमोनिया का विघटन हो जाता है। जो विघटन का समीकरण होता है यह होता है 2NH3 = 2N + 3H2 के अनुसार हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन में हो जाता है। नाइट्रोजन इस्पात की सतह में प्रवेश करके अल्फा लोहा से मिलकर इसे संतृप्त कर देता है। फलस्वरूप सतह पर कठोर नाइट्राइड उत्पन्न होते हैं। 8वां क्वेश्चन है साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां हैं? तो देखिए जो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग होती हैं ये हमारा सरफेस हार्डनिंग की एक विधि होती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सरफेस हार्डनिंग की ये सब विधियां हैं। यहाँ पे देखिए जो केस हार्डनिंग होता है, केस हार्डनिंग हमारा 3 प्रकार से होता है, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग। और जो सरफेस हार्डनिंग की प्रमुख 3 विधियां होती हैं, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और साइनाइडिंग, वही है। 9वां क्वेश्चन है औजार इस्पात को निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद द्रुत शीतलन यानी कि क्विंचिंग क्यों किया जाता है? आंसर है आपके सामने। आंतरिक प्रतिबल को दूर करने के लिए, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्केल के नीचे लाने के लिए, अपने वास्तविक स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए। तो देखिए जो टूल स्टील रहता है उसको हम लोग एक निश्चित ताप पर गर्म करने के बाद हम उसे जो क्विंचिंग इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर जो हार्डनिंग स्ट्रक्चर बन जाए। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग टूल स्टील को एक निश्चित तापमान के बाद उसे क्विंचिंग करते हैं। इस्पात की वांछित कठोरता उसके शीतलन दर पर निर्भर करती है। उच्च शीतलन दर को हम लोग द्रुत शीतलन कहते हैं। इस्पात की कठोरता उच्च शीतलन दर पर अधिक तथा निम्न शीतलन दर पर कम होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है धातुओं के उष्मा उपचार की आवश्यकता होती है। आपने कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए, कंपोनेंट की दिखावट अच्छी बनाने के लिए, धातु की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए। तो जो धातुओं की उष्मा उपचार इसलिए आवश्यक होती है, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए हम लोग धातुओं में उष्मा उपचार प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। धातुओं तथा मिश्र धातुओं कुछ विशिष्ट कामों के लिए उपयोगी बनाने हेतु हम उन्हें गुणों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है हमें। जैसे इस्पात को कठोर बनाना, शीत या तप्त रूपण के पश्चात आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना आदि धातु के गुणों में उपरोक्त परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उष्मा उपचार प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मृद इस्पात के पार्ट की बाहरी सरफेस को किसके द्वारा कठोरीकृत किया जाता है? ऑप्शन है टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग। देखिए मृद इस्पात के पार्ट की बाहरी सरफेस को हम लोग जिसके द्वारा कठोरीकृत करते हैं तो वह हमारा प्रोसेस रहता है केस हार्डनिंग। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, केस हार्डनिंग। मृद इस्पात के पार्ट की बाहरी सरफेस को हम लोग केस हार्डनिंग द्वारा कठोरीकृत करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा इस्पात की सतह कठोर हो जाती है परंतु उसका जो भीतरी भाग होता है वह सॉफ्ट ही बना रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को किस पर छोड़ा जाता है? तो देखिए नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को हम लोग जो छोड़ते हैं उसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वह होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाइट्राइडिंग विधि में अमोनिया गैस को 500 से 650 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर छोड़ा जाता है। इस तापमान पर अमोनिया विघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन अणु बन जाते हैं। नाइट्रोजन इस्पात की सतह में प्रवेश करके अल्फा आयरन से मिलकर इसे संतृप्त कर देता है जिसके फलस्वरूप सतह पर कठोर नाइट्राइड उत्पन्न हो जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोराइजिंग का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन स्टील के अवयव में कार्बन प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना, अवयव के कोर में कार्बन प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना, अवयव के सतह पर कार्बन प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना, स्टील के अवयव में कार्बन प्रतिशत की मात्रा घटाना। तो देखिए जो कार्बोराइजिंग का मेन प्रोसेस होता है, अभिप्राय होता है
ये रहता है कि अवयव के सतह पर कार्बन परसेंटेज को बढ़ाना होता है। तो कार्बन प्रतिशत को मात्रा बढ़ाना ही हम लोग कार्बोराइजिंग कहलाता है। तो कार्बोराइजिंग के अंतर्गत निम्न कार्बन इस्पात को हम लोग कुछ कार्बनमय पदार्थों के संपर्क में रखकर 850 से 950 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करके उनकी सतह पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे हम लोग सतह की कठोरता में वृद्धि हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाने वाला उपकरण होता है? तो फर्नेस में उच्च तापमान को मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वह उपकरण हमारा रहता है पैरोमीटर। पैरोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मापता है फर्नेस को। तो ये क्या होता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, औजार इस्पात के सरफेस की हार्डनिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है कार्बोराइजिंग प्रोसेस, साइनाइडिंग प्रोसेस, इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखिए जो टूल स्टील रहता है उसके सरफेस को हार्डनिंग करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वह प्रोसेस हमारा केस हार्डनिंग प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। औजार इस्पात के सरफेस की हार्डनिंग के लिए इंडक्शन हार्डनिंग प्रयोग की जाती है। इस विधि के अंतर्गत ऊष्मक कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है जिनमें उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हार्डनिंग करते समय लोअर कार्बन स्टील यानी कि निम्न कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान कितना होता है? तो देखिए जो निम्न क्रांतिक तापमान होता है वह हमारा 723 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि 0.2% कार्बन वाले इस्पात का हीटिंग वक्र दिखाया गया है। इस इस्पात को धीरे धीरे समान दर पर गर्म किया जाए तो इसका तापमान 723 डिग्री सेल्सियस तक समान रूप से बढ़ता है, परंतु 723 डिग्री सेल्सियस से 825 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की दर अपेक्षाकृत कम हो जाती है और 825 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फिर प्रारंभिक दर से तापमान बढ़ने लगता है। जिन बिंदुओं पर परिवर्तन होना आरंभ व समाप्त होता है वे क्रांतिक बिंदु या क्रांतिक तापमान कहलाते हैं। परिवर्तन आरंभ होने वाले बिंदुओं को हम लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और ये जो टेम्परेचर, ये जो डायग्राम दिखाया गया था ये है टेम्परेचर और कार्बन डायग्राम, तो यही है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की जो हार्डनेस होती है वह लगभग होती है 62 HRC होती है। हार्डनेस को हम लोग HRC संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हाई स्पीड स्टील मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस 62 HRC होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीतलक माध्यम का कौन सा ग्रुप ठंडा करने की दर के क्रम में है, अर्थात धीमे से शीघ्र ठंडा करना? तो देखिए इसका जो सीक्वेंस है, क्रम है, वह है हमारा कि पहले वायु, फिर तेल, फिर ब्राइन सोल्यूशन। ये हमारा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो शीतलन दर वाला माध्यम जो है वायु, तेल और ब्राइन सोल्यूशन है। तो सबसे कम निम्न शीतलन दर जो माध्यम है वह हमारा वायु है और जो उच्च शीतलन वाला माध्यम है वह हमारा ब्राइन सोल्यूशन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील के आंतरिक संरचना को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन हार्डनिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो अधिक हैमरिंग के कारण प्रभावित स्टील के आंतरिक संरचना को सुधारने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह विधि रहता है नॉर्मलाइजिंग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। अधिक हैमरिंग के कारण स्टील प्रभावित स्टील के आंतरिक संरचना को सुधारने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यूज करते हैं। इस प्रक्रिया में इस्पात को उसके ऊपरी क्रांतिक परिसर से 40 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके तथा इस तापमान पर निर्धारित समय के लिए रोककर कमरे के तापमान पर वायु में ठंडा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टेनाइट को शीघ्र ठंडा करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है परलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेनसाइट, टेम्परिंग। तो अगर हम लोग ऑस्टेनाइट को शीघ्र ठंडा करते हैं तो जो हमारा प्राप्त होता है वह हमारा मार्टेनसाइट रहता है। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उच्च तापमान पर कार्बन या लौह कार्बाइड तथा लोहे का ठोस विलयन ऑस्टेनाइट कहलाता है। ऑस्टेनाइट के द्रुत शीतलन के फलस्वरूप स्थिर उत्पाद मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। यह अत्यंत कठोर पदार्थ है तथा कठोरीकृत इस्पात में पाया जाता है और ये इसकी जो संरचना होती है सुई जैसी संरचना होती है।
21 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन घुलकर सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं आस्टेनाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आस्टेनाइड। ऊष्मा उपचार के दौरान उच्च तापमान पर कार्बन या लौह कार्बाइड तथा लोहे का ठोस विलीन आस्टेनाइड कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है? ऑप्शन है टेम्परिंग, हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, अनीलिंग। तो जिस विधि में निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है और फर्नेस में ही अगर धीरे धीरे ठंडा होने के लिए अगर उसे छोड़ देते हैं तो वह हमारा प्रोसेस जो कहलाता है वह अनीलिंग प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। अनीलिंग इस्पात को सॉफ्ट बनाने का ऊष्मा उपचार प्रक्रम है। इसके अंतर्गत इस्पात खंड को उसके क्रांतिक तापमान या उससे नीचे तक गर्म करके तथा कुछ समय तक उसी तापमान पर रोककर धीरे धीरे भट्ठी में ही ठंडा कर लिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अनिलिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है? अनिलिंग हम लोग किस लिए करते हैं यह आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। तो अनिलिंग मेन जो करने का उद्देश्य रहता है कि मशीनन योग्यता में सुधार करने के लिए हम लोग अनिलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो अनिलिंग प्रोसेस करने का मेन उद्देश्य है मृदु धातु को मृदु बनाना, धातु की मशीनन यानी कि मशीनेबिलिटी में सुधार करना। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है? आपने लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, अमोनिया, मिट्टी का तेल। तो सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल जो है वह हमारा लकड़ी का कोयला होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। पैक कार्बोराइजिंग कार्बोरीकरण विधि का एक टाइप है जिसे कार्बोराइजर के रूप में ठोस कार्बनमय यौगिक का प्रयोग होता है। इस विधि में इस्पात के छोटे अवयवों जैसे गियर, पिन, कैम आदि को धातु बॉक्स में कार्बोराइजर के साथ बंद करके उनकी सतहों को कार्बन में संतृप्त किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त कार्बोराइजर का जो स्ट्रक्चर होता है, संघटक होता है, वह उसमें होता है आपका चारकोल होता है, यानी कि लकड़ी का कोल रहता है 70% और सोडियम कार्बोनेट रहता है 20 से 30% और जो कैल्शियम प्लस कार्बोनेट रहता है वह 2.5 से 3.5% होता है। पैक कार्बोराइजिंग में प्रयुक्त कार्बोराइजिंग मटेरियल ठोस होता है, इसलिए इसे सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल या ठोस कार्बोराइजिंग कहते हैं, जिसके संगठन में चारकोल यानी कि लकड़ी का कोल प्रमुख घटक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी क्विंचिंग माध्यम प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन पानी, ब्रांच, तेल, सोडा पानी। तो हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए जो क्विंचिंग मीडियम यूज किया जाता है वह मीडियम हमारा तेल रहता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तेल। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए तेल क्विंचिंग माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे टूल में दरारें ना पड़ने की संभावना कम हो जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान क्या होता है? ऑप्शन है 1250 डिग्री सेल्सियस, 950 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग जो टेम्परेचर होता है तो वह हार्डनिंग टेम्परेचर रहता है 1250 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। 27 नंबर क्वेश्चन है, हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का निम्न में से कौन सा कारण है? ऑप्शन है चीमड़पन बढ़ाना, तन्यता बढ़ाना, हार्डनेस बढ़ाना, हार्डनेस घटाना। देखिए हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग करने का जो कारण होता है वह रहता है चीमड़पन बढ़ाना, यानी कि टफनेस बढ़ाना होता है। कठोर इस्पात ब्रिटल होने के कारण अधिकांश कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है, इसलिए कठोरीकृत इस्पात की भंगुरता को कम करना तथा चिमड़पन बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस्पात की भंगुरता को कम करने तथा चिमड़पन को बढ़ाने के लिए हार्ड की स्टील के कंपोनेंट की टेम्परिंग की जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे ठंडा किस में करना चाहिए? ऑप्शन है कमरे के तापमान पर, स्थिर हवा में, तेल में, दाबित वायु में, उनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय हम लोग जो ठंडा करते हैं वह हम कमरे के टेम्परेचर पर ही, स्थिर हवा में। नॉर्मलाइजिंग में हम लोग जो करते हैं वह कमरे के टेम्परेचर पर स्थिर हवा में ही हम लोग ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग ऊष्मा उपचार प्रक्रम होता है। इसका उपयोग सामान्यतः निम्न व मध्यम कार्बन इस्पात व मिश्र धातु इस्पात के रेशों को सुधारने के लिए किया जाता है, आंतरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए किया जाता है, कुछ भौतिक गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत इस्पात को उसके
ऊपरी क्रांतिक तापमान परिसर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म करके इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की परसेंट मात्रा बढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपको कार्बन की परसेंटेज बढ़ाना है तो हमारा कार्बोराइजिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कार्बोराइजिंग प्रोसेस। लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने की क्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। इस प्रक्रम के अंतर्गत निम्न कार्बन इस्पात की कुछ कार्बनमय पदार्थों के संपर्क में रखकर 850 से 950 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म करके उसकी सतह को कार्बन से संतृप्त किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्टील को अपर क्रांतिक तापमान से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली विधि को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है हार्डनिंग, अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत इस्पात को उस ऊपरी क्रांतिक तापमान परिसर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करके तथा इस तापमान पर निर्धारित समय के लिए रोककर कमरे के तापमान पर स्थिर वायु में ठंडा किया जाता है। और यह हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि कंपोनेंट पर पपड़ी यानी कि स्केल मुक्त सतह बनाती है। ऑप्शन है फ्लेम हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, नाइट्रो हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखिए, जो कंपोनेंट पर पपड़ी मुक्त सतह जो बनाती है वह हमारा इंडक्शन हार्डनिंग रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग द्वारा तैयार सतह पर पपड़ी दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे यह वीडियो होता है ख़त्म। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे। डेली आप लोग लाइव आ जाया करें, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।